नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन 2025 के आखिर में जबरदस्त तरीके से सियासी पारा हाई है। भले ही कड़ाके की ठंड उत्तर भारत में पड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत की गर्मी ऐसी है कि दिल्ली में भी बेचैनी बढ़ गई है। अब उत्तर प्रदेश में सियासत कैसी है, क्या है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में हाल में ही विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुई। वो ये हुई थी कि बहुत दिनों से लंबित जो प्रक्रिया थी, उसे उत्तर प्रदेश में पूर्ण किया गया और केंद्रीय राज्य मंत्री और महाराजगंज से 6 बार से सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दावा किया गया कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद बीजेपी जो है कुर्मी वोटों को साधने की कोशिश करेगी। कुर्मी वोट वैसे तो बीजेपी के साथ 2017-19 में रहे हैं, 22 में भी रहे, लेकिन 2024 के चुनाव में छिटक गए। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला हिट हो गया। उसके बाद से एक कुर्मी को आगे करने की बात हुई। स्वतंत्र देव सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह योगी के काफी खास माने जाते हैं, इसलिए एक न्यूट्रल चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश दिल्ली ने की और पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंप दिया। पंकज चौधरी ने कमान संभाली तो कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन शुरुआत में ही पंकज चौधरी को ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं अब आगे की राजनीति को लेकर एक अलग चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सत्र चल रहा था, उसी दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हो गई। उस बैठक को ब्राह्मण विधायकों की ओर से प्रमोट किया गया, दिखाया गया। उस बैठक में क्या कुछ हुआ उसको बताया गया। बाकायदा ब्राह्मण विधायकों की हाजिरी लगवाई गई। आगे की रणनीति तय करने के लिए अगले साल यानी 2026 के जनवरी में भी बैठक बुलाई गई और ये बैठक हुई थी, आपको हम बता देते हैं, पीएन पाठक के सरकारी आवास पे ये बैठक हुई थी और इस बैठक का नाम एक तरीके से सहभोज दिया गया था। खाने पीने का भी कार्यक्रम था, मतलब खाने का, पीने का मैं नहीं बोल सकता। और इस बैठक में रणनीति बनी कि हमेरी उपेक्षा हो रही है, हमारे समाज की उपेक्षा हो रही है, हमें कुछ महत्व नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम बातों पर चर्चाएं हुई। ठीक उसके बाद ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं। फिर उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि ब्राह्मण विधायक यूपी में नाराज हैं। और वाकई में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं, खास करके विपक्ष की ओर से, कि सिर्फ एक जाति की बात ज्यादा सुनी जाती है, ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में हावी हो गया है। बीजेपी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण विधायकों ने जिस तरीके से बैठक की, उसके बाद से सियासी पारा उत्तर प्रदेश का तेज होता हुआ दिखाई दिया। नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक चिट्ठी जारी कर दी। चिट्ठी में कहा गया कि ये बिल्कुल सही नहीं है, पार्टी के अंदर की गुटबाजी को आप सामने ला रहे हो और इससे पार्टी का जो छवि है उस पर असर पड़ रहा है। आप पार्टी के खिलाफ जाकर कोई बैठक कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की एक चिट्ठी पंकज चौधरी ने जारी की। माना गया कि पंकज चौधरी की चिट्ठी एक तरीके से पार्टी विधायकों और नेताओं को डिसिप्लिन के प्रति, पार्टी के प्रति एक तरीके से सजग करने में काम आएगी। लेकिन अब उस चिट्ठी का रिएक्शन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला रिएक्शन तो ये हो रहा है कि भाई, पहले भी कई विधायकों की बैठक हुई है। हाल में ही हमने देखा था इससे पहले वाले सत्र में कि राजपूत विधायकों की बैठक की खबर आई थी। कई बार जाट विधायकों की बैठक की खबर आ जाती है। कई बार दूसरे किसी समुदाय के जाति के विधायकों की एक साथ बैठक होने की खबर आ जाती है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण विधायक हैं, उनकी बैठक हुई तो उसके बाद ये नोटिस क्यों जारी किया गया? पहले क्यों नहीं जारी किया गया? यानी आप ब्राह्मण को एक तरीके से सही नहीं मान रहे हो इस बैठक को। ब्राह्मण ने अपनी अपनी बैठक कर ली तो बाकी के लिए तो आप सही मान रहे हो। तो ये एक अलग गलत मैसेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अब लोगों को, खास करके बीजेपी को भी ऐसा लगने लगा है। और
दूसरा ये गया कि पंकज चौधरी संगठन में लाए गए हैं तो इस मैटर को वो अच्छे से संभाल सकते थे, लेकिन पंकज चौधरी शायद इसमें कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दिए और इस तरह की चिट्ठी जारी होने के बाद उनकी भी आलोचना होने लगी और पंकज चौधरी पर भी कई आरोप लगने लगे कि अपने बेटे को बढ़ावा दे रहे हैं, तमाम चीजें हैं। खैर वो बात अलग है, हम अभी ब्राह्मण विधायकों पर है। तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण इतने जरूरी क्यों हो गए और आखिर वर्तमान में ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण विधायकों को बैठक करनी पड़ी? तो देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट रिसफल भी हो सकता है। इसके अलावा कई विधायकों को ऐसा लगता है कि उनका टिकट कट भी सकता है। ऐसे विधायकों को जिनको मंत्री बनने की उम्मीद है, वे उस बैठक में पहुंचे थे कि एक दबाव की राजनीति और रणनीति बनाई जाए। दूसरी चीज है कि वो जो टिकट कटने की बात है कि नहीं भाई हमारी उपयोगिता है, अगर आप हमारी टिकट काटोगे तो आप एंटी ब्राह्मण हो सकते हो। ये सब चीजें एक राजनीति में होती रहती है। दूसरी चीज है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे छोटी घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक बड़ी घटना है और इसका असर दिल्ली में भी हुआ, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया। हालांकि बीजेपी लगातार कहती रही है कि नहीं हम तो ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं और हाल में ही बीजेपी ने 3 बड़ी मूर्तियां लखनऊ में लगाई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इसके अलावा जनसंघ में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये तीनों ब्राह्मण समुदाय से आते थे और बीजेपी कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो मुख्यमंत्री हमारे ब्राह्मण हैं, कई प्रदेश अध्यक्ष हमारे ब्राह्मण रह चुके हैं। इसके अलावा कई और बातें बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक मैसेज भेजने की कोशिश ब्राह्मण विधायकों की ओर से कितनी हुई है वो तो पता नहीं, लेकिन अब विपक्ष इस तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी के विधायक जो ब्राह्मण हैं वो नाराज चल रहे हैं। बीजेपी विधायक जो ब्राह्मण हैं वो इसलिए नाराज चल रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों की अनदेखी योगी सरकार कर रही है। अब बीजेपी के लिए ब्राह्मण या यूपी में इतने ब्राह्मण अहम क्यों हो जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में 8 से 10% ब्राह्मणों की आबादी है और जो 400 से ज़्यादा सीटें हैं उसमें 100 से 125 सीटों पर ब्राह्मणों का एक तरीके से अच्छा खासा असर माना जाता है। और मायावती के वक्त में जब मायावती पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी थी तो उनको ब्राह्मणों का जबरदस्त तरीके से वोट मिला था और ब्राह्मण सत्ता के समीकरण को उत्तर प्रदेश में साधने में किसी भी पार्टी का मदद करते हैं। हालांकि जो सवर्ण वोट बैंक है जिसमें ब्राह्मण भी आते हैं वो बीजेपी का एक तरीके से फिक्स वोट बैंक अब माना जाने लगा है और शायद यही ब्राह्मण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके फिक्स नहीं हैं, अगर आप हमारी उपेक्षा करेंगे तो हम आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए इस बैठक को लेकर अलग अलग तरह से विवेचना की जा रही है। पीएन पाठक जो हमने आपको बताया उनके आवास पर ये बैठक हुई थी और आज पीएन पाठक ने एक ट्वीट कर बड़ी बात कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक, संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं करना है। और बीजेपी भले ही ये कह रही है कि नहीं नहीं जाति की राजनीति हम नहीं करते, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो यहाँ एक जाति की राजनीति होती ही होती है, चाहे आप खुलकर बात ना करें। लेकिन और नेशनल पार्टी जितने भी हैं उनके लिए जाति की राजनीति करना मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रीय दल इसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन नेशनल पार्टीज को जाति की राजनीति पर बोलने से बहुत कुछ पहले सोचना पड़ता है। खैर आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 6 मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जो ब्राह्मण रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत जो कि पहले मुख्यमंत्री थे ब्राह्मण, वो रहे हैं। उसके अलावा नारायण दत्त तिवारी तक ये सिलसिला जारी रहा। नारायण दत्त तिवारी 1989 में वहां मुख्यमंत्री पद से हटे थे और उसके बाद से उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री जो है वो ब्राह्मण समाज से नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों विधायक की बैठक के बाद
जिस तरीके की सियासत हो रही है उसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।